गुड आफ्टरनून। एक दो दिन के ब्रेक के बाद आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का छठवां लेक्चर लेके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हम कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड हमने निकाला था, T हाफ इक्वल टू 0.693 अपान T। इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में हमने ग्राफ भी बताया था, एक आध न्यूमेरिकल भी किया था। न्यूमेरिकल वगैरह जो जैसे बनते हैं वो मॉडल्स हो चुके हैं लगभग। एक शब्द कभी कभी एवरेज लाइफ पीरियड, एक शब्द यूज होता है एवरेज लाइफ पीरियड। जैसे हाफ लाइफ पीरियड में हाफ लाइफ पीरियड में हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के आधी रहे, क्योंकि लाइफ पीरियड यह भी है, इसलिए बात कंसंट्रेशन पे ही आए। यहां पे क्या कहा जाता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/E टाइम्स रहेगा। अच्छा, क्या कहते हैं? इट इज टाइम एट विच, जिस पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट becomes 1/E times of its initial concentration। बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, टोटल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। तो क्या ये कौन सा समय है? जैसे ये समय वो था जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाती है। ये समय है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने इनिशियल कंसंट्रेशन के 1/E टाइम्स है। अच्छा, मतलब ये इफ T को हम T एवरेज लिख दें, अगर हम T को T एवरेज लिखना चाहते हैं तो आपको CT इक्वल टू C0 इंटू 1/E लिखना पड़ेगा, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/E टाइम्स। और इसी को लेके हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हो, क्या जानते हो भाई? आप जानते हो कि K इक्वल टू 1/T ln C0/C। सही है? वही ln को हम 2.303 log लिख दें तो 2.303/T log C0/CT हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम T को T एवरेज लिखना चाहें तो CT को C0/E लिख दें। ये देखिए, वहां रखते हैं तो यहां से K इक्वल टू 1/T एवरेज ln C0/E। C0/E, ठीक। तो यहां से T एवरेज कितना मिल जाएगा? T एवरेज कितना मिल जाएगा? 1/K ln E, ठीक है? तो C0 कट जाएगा और ये ऊपर से, ठीक है? ये फार्मूला आपको अभ्यास से याद होना चाहिए। T एवरेज कितना होता है? ln E/, ठीक है? अच्छा, एक तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपको याद रहेगा, T एवरेज ln E/K होता है। अच्छा, एक फार्मूले के लिए ये 1/E का मतलब होता है 0.37। अगर आप देखें कि 1/E का मतलब क्या होता है तो 0.37। तो आप डिफिनीशन पे भी ये चीज कह सकते हो
आप डेफिनेशन पर भी ये चीज कह सकते हो कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 0.37 टाइम्स हो जाए बचे, मतलब 63% खर्चा हो जाए और 37% बचे। तो थर्ड परसेंटेज के हिसाब से भी कह सकते हो कि जब 37% हो जाए अपने इनिशियल कंसंट्रेशन, अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का 37% हो जाए, वह समय क्या कहलाता है? एवरेज लाइफ पीरियड। ठीक है, ये नोट कीजिए। अच्छा, टी एवरेज ये है। अगर आप टी हाफ देखें तो वो था कितना? ln2 अपान के। ये आप क्या था? ln2 अपान के। अच्छा, ln2 को ही 0.693 कहते थे, 0.693 अपान के, है ना। अगर हम रिलेशन देखें बिटवीन काहे टी हाफ में और टी एवरेज में, तो टी हाफ ये होता है, टी एवरेज ln e अपान के होता है। ठीक है, तो अगर आप टी हाफ अपान टी एवरेज निकालें तो कितना मिल जाएगा आपको? ln2 अपान ln2 अपान। एक ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। टी हाफ ज्यादा बड़ा होगा, सॉरी टी एवरेज ज्यादा बड़ा होगा, टी हाफ कम होगा। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ से टी हाफ और टी एवरेज का रिलेशन आपसे याद मिल जाना चाहिए। अच्छा, एक जनरल वे में जो टी एवरेज होता है ना, वो 1.44 टाइम्स होता है टी हाफ की। ये आप याद रखें। एक जनरल वे में ये फार्मूला आप याद रखेंगे, 1.44 टाइम्स होता है टी हाफ। ये फार्मूला आप तैयार रखेंगे। ये सब फार्मूलों के साथ ये चीज तैयार रखेंगे। बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ऐसा प्रैक्टिकल से पता चला है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है। बैक्टीरियल ग्रोथ कौन से रिएक्शन को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मान लेते हैं कि एक बैक्टीरिया है ए और इससे बन रहा है प्रोडक्ट। इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। बैक्टीरियल ग्रोथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर यहाँ टाइम के साथ बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। ये चीज आपको ध्यान, ग्रोथ है ना, ग्रोथ मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी धीरे धीरे। बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या होता है? अभी तक हम जो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे वहां जो सीटी होता था वो C0 से छोटा होता था, लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ में क्या होगा? सीटी C0 से बड़ा होगा। मतलब समय के साथ बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इसके लिए डिराइव करें, हियर ऐसा कर लें, हियर सीटी बड़ा C0, यहाँ सीटी बड़ा है C0 से, तो अभी तक जो हम रेट कांस्टेंट -dA/dt लिखते थे, अगर मैं इसके लिए, अगर हम इसके लिए ए से बी, ए से इस प्रोडक्ट के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ रेट, तो रेट अभी तक हम -dA/dt लिखते थे, लेकिन माइनस क्यों? क्योंकि माइनस ऐसे लेते थे कि रिएक्टर की कंसंट्रेशन कम हो रही थी। अब हम बैक्टीरियल ग्रोथ के केस में क्या कहेंगे? इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन वैसे भी बड़ी हो जाएगी, ये माइनस अब नहीं रहेगा। और इसी को हम किसके बराबर रखते थे? के बराबर। ठीक है, इसको हम dA/dt को किसके बराबर रखते थे? R/A था ना, सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था ना, तो इसको हम किसके बराबर रखते हैं? KA के बराबर। इसको किसके बराबर रखते हैं? KA के बराबर। यहाँ से आप सब कुछ उसी तरह डिराइव करोगे, dA/A इक्वल टू KdT। इसको आगे ले जाओगे, इंटीग्रेट करोगे, 1/A dA
इक्वल टू 0 से लेके टी तक, इसको सी नॉट से लेके सी टी तक, ये कितना आ जाएगा के डी। तो 1/a कितना होता है ln a, और कंसंट्रेशन लगेगा सी नॉट से लेके सी टी तक, इक्वल टू केवल आएगा के टी। ये होगा ln सी टी माइनस ln सी नॉट इक्वल टू के टी। ठीक है, ln सी टी माइनस ln सी नॉट इक्वल टू। तो यहाँ से आप निकाल पाओगे ln सी टी अपॉन सी नॉट इक्वल टू के टी। यहाँ से आप टी निकाल पाओगे 1/k ln सी टी अपॉन सी। देखिए, जो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर था और बैक्टीरियल ग्रोथ था, उसमें फर्क केवल इस चीज का है, वहाँ सी नॉट अपॉन सी टी था, यहाँ सी टी अपॉन सी नॉट। ठीक है, ठीक है। जो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर था वहाँ क्या था, सी नॉट अपॉन सी टी, लेकिन बैक्टीरियल वाले केस में क्या है, सी टी अपॉन सी नॉट। कहीं भी अगर बैक्टीरिया वाला केस आ जाए, क्योंकि ये चीज जनरली याद नहीं रहती इंसानों को, फर्स्ट ऑर्डर बस जानते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लगा के नॉर्मली काम करते हैं, तो गलत हो जाएगा। सी टी अपॉन सी नॉट होता है इस बैक्टीरिया वाले केस में, क्योंकि सी टी बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो ऊपर रखोगे अलग। ठीक है, तो सी टी बड़ा होता है, वहाँ नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर में सी नॉट बड़ा होता है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो बड़ी ही होगी ना किसी भी रिएक्शन में, लेकिन बैक्टीरियल का केस है, बैक्टीरियल ग्रोथ का, इसलिए इनिशियल कंसंट्रेशन छोटी हो जाती है, समय के साथ बैक्टीरियल की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ही एक टर्म प्रयोग होता है, जनरेशन टाइम। बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ही एक टर्म प्रयोग होता है, जनरेशन टाइम। वो वह टाइम है जब बैक्टीरियल ग्रोथ जब हो रही होती है, तो जब कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की दुगुनी हो जाती है। ठीक है, इट इज टाइम एट विच concentration of reactant in bacterial growth। कहाँ पे होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ में। इट इज टाइम एट दिस concentration of reactant in bacterial growth becomes double of its initial concentration ठीक है, तो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का डबल हो जाए, मतलब ये कि सीटी जो है वो कितना हो जाए, 2 सी नॉट। आप जानते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए स्पेशली, और बैक्टीरियल ग्रोथ आप जानते हैं कि जो टी होता है वो 1/k ln ct अपॉन सी नॉट। यहाँ सी टी बड़ा होता है बैक्टीरियल वाले केस में। तो अब अगर वैल्यू रखें तो टी इक्वल टू, टी को हम टी जी लिखें, जनरेशन टाइम, तो कितना हो जाएगा 1/k और ln 2 सी नॉट अपॉन सी नॉट। सी नॉट कटेगा, ये कितना आ जाएगा, टी जी इक्वल टू ln 2 अपॉन k। ध्यान से देखिए, नॉर्मल रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड था, नॉर्मल रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड था, और बैक्टीरियल रिएक्शन का, बैक्टीरियल ग्रोथ का, इसी को क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम। दोनों बार एक ही चीज है। बैक्टीरियल के केस में जनरेशन टाइम शब्द यूज किया जाता है, हाँ डिफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, जितने समय में एक नॉर्मल रिएक्शन में रिएक्टेंट आधी हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ उतने समय में डबल हो जाती है, क्योंकि है तो वही ऑर्डर ना, प्लस माइनस प्लस के फेयर के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, नोट करिए। इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समाप्त होती है। चलिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पे आते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं। एक तो यूनिट पूछी जाती है जो आप निकाल चुके हैं, और बाकी जैसे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के बनेंगे वैसे क्वेश्चन जीरो ऑर्डर के बनेंगे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ कि सेकंड ऑर्डर पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। फर्स्ट ऑर्डर पे भी मैंने ऑर्डर दे दिया है कि ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, जीरो ऑर्डर पे भी हमने न्यूमेरिकल दे दिया है। इसलिए सेकंड ऑर्डर को केवल ढोंग की तरह पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते भी नहीं है, बस सिलेबस में तो पढ़ लेते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन,
अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर में एक चीज और याद रखिएगा, एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हम जो डेरिवेशन किए हैं ना वो ए से बी के लिए किए फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये मान लो एन ए से लिए बी हो जाए, एन ए से बी हो जाए, अगर ये एन ए से बी होता देन जहां जहां के था वहां आप एन के लिख देंगे, ठीक है। जहां जहां के था वहां क्या लिख देंगे, एन के। जैसे सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू द पावर माइनस के टी था, तो अब पहले ये था, तो अब क्या हो जाएगा, सी टी इक्वल टू सी नॉट इंटू द पावर माइनस एन के, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको कहीं से, जहां जहां के होगा वहां क्या हो जाएगा, एन। तो अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जीरो, फर्स्ट ऑर्डर समाप्त है, क्वेश्चन वोश्चन नहीं बनते हैं यहाँ से, बता ही चुका हूँ। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जैसे मान लेते हैं कि ए से बी में कोई रिएक्शन हो रही है, ए से बी में कोई रिएक्शन हो रही है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। कैसे पता चला, ये दो कैसे पता चला, प्रैक्टिकली पता चला, ठीक है। एक ही कंसंट्रेशन डबल करने से आर कितना हो जा रहा था, 4 गुना, तो पता चला कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है और कोई उपाय नहीं है इसका। तो आर इक्वल टू के ए स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, और अगर आप नॉर्मली रेट लिखें तो कितना हो जाएगा, माइनस डी ए अपान होगा, इक्वल टू डी बी अपान डी टी, उसकी हमें जरूरत है नहीं, हम इसको यहीं पे लिखें। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ले, मतलब आप तो इस तरह तैयार रखिए कि पूछो जो पूछ रहा हूँ डिराइव करके, है ना, जैसे हम लोग रखते थे तो आप रखते नहीं। तो कितना हो जाएगा, माइनस डी ए अपान डी टी इक्वल टू के ए स्क्वायर। चलो ठीक है, माइनस इधर रखते हैं, डी ए अपान ए स्क्वायर इक्वल टू के डी। अच्छा, अगर आपको आर और ए स्क्वायर का ग्राफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको आर पे और ए पे ग्राफ चाहिए, तो आपको ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, रेट पे और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, वर्ड पे, ठीक है। और अगर इसी को बदल दे, यहाँ पे ए रख दें, यहाँ पे आर रख दें, कैसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। आर बराबर 0 पे इसे ग्राफ देख लीजिए एक बार कैसे बनेगा। आर और ए के बीच तो ऐसे ही बनेगा, अगर हम आर 0 रखते हैं तो ए कितना आ जाएगा, 0, और आर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो ए वैसे 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 ना पाम के ये ऐसे, ठीक है, ठीक, ये ऐसे दोनों ग्राफ बने, ठीक है। ये आर और ए के बीच का ग्राफ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा फिर से, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो उधर -1 अपान ए स्क्वायर डी ए, कहाँ से लेके, सी नॉट से लेके सी टी तक, क्योंकि कुछ समय बाद इसकी कंसंट्रेशन सी टी हो ही जानी है, इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट की को, है ना। कैसे, इसको यहाँ लिखते हैं, ए से लेके बी में, टी इक्वल टू 0 पर ये सी नॉट थी और टी इक्वल टू टी पर ये कितनी थी, सी, ठीक। तब ये ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो और इक्वल टू कितना आ जाएगा, के डी टी 0 से लेके टी, 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना, -1 अपान एक्स होता है, याद होना चाहिए, इतना 11 में करके आए हैं। तो 1 अपान ए स्क्वायर डी ए का -1 अपान ए, माइनस माइनस मिल जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1 अपान ए, और लिमिट लगाओगे सी नॉट से लेके सी टी तक इक्वल टू के टी, ये कितना आ जाएगा 1 अपान सी टी
माइनस 1 अपॉन सी नॉट इक्वल टू के। याद रखें इस चीज को। फर्स्ट ऑर्डर के लिए सी नॉट, जीरो ऑर्डर के लिए सी नॉट माइनस सी टी इक्वल टू के टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एल एन सी नॉट माइनस एल एन सी टी इक्वल टू के टी। और सेकंड ऑर्डर के लिए 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नॉट इक्वल टू के टी। परेशान हो जाएंगे, सी टी पहले सी नॉट पहले, कोई बात नहीं। रेट से लिख के 1 सेकंड 2 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा। डिराइव कर लीजिएगा, फार्मूला रखते हुए भरोसा में रखिए। अगर आपको 100% कंफर्म है कि कहाँ सी टी पहले कहाँ सी नॉट पहले, तभी ऐसा काम करिएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। तो एक हिंट ये भी हो सकता है कि रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ नीचे जाने पर अपवर्ड पैराबोला आ रहा है, जो कि ओरिजिन से होकर स्टार्ट, या कि कंसंट्रेशन और रेट के बीच खींचा गया ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। आपको लग रहा है डाउनवर्ड है? हाँ, डाउनवर्ड ही है। इसको कॉन्केव बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स, क्योंकि इस तरह से ये वाला पार्ट है ना, इसको ऐसा कॉन्केव आप कॉन्वेक्स सब ऐसा बोलते हैं इसको। है, अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं एक और हिंट के लिए, जैसे 3-4 हिंट लेते हैं ना, जैसे जीरो में देखते थे, तो ये भी हिंट आपका हो सकता है कि 1 अपॉन सी टी का ग्राफ और 1 अपॉन सी टी और टी के बीच ग्राफ खींचे, तो ये मिल सकता है आपको एक स्ट्रेट लाइन, जो कि थीटा होगा, इसका स्लोप क्या होगा के, इसका स्लोप क्या होगा के, और ये वाला जो इंटरसेप्ट होगा ये होगा 1 अपॉन सी। ये भी हिंट मिल सकता है आपको। 1 अपॉन सी टी और टी के बीच खींची गई एक सरल रेखा होती है ना, और थीटा उटा देके आपसे पूछा जा सकता है। बहुत अच्छी चीजें हैं। आप 1 अपॉन वाला चीज सेकंड ऑर्डर में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो 1 अपॉन का ग्राफ अगर दिया है उसको इसके बीच, मतलब जरूरी नहीं आपको एडवांस लेवल में परेशान करने के हिसाब से भी 1 अपॉन का ग्राफ दे सकता है। तो बहुत वो ना हो, वो सोच विचार के डिसीजन है कि किस ऑर्डर का ये खेल है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। जो ये ग्राफ बने हैं, इसके अलावा हम सेकंड ऑर्डर में कुछ पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं। सेकंड ऑर्डर में हम इससे ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अच्छा ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड आप निकाल सकते हो क्या? चलो मैं निकलवा देता हूँ, वो भी बताना नहीं चाह रहा था। चलो ठीक है, बता देते हैं, बताओ इसको। रेट कांस्टेंट के लिए तो हमने एक डेरिवेशन ले लिया है। रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट क्या है भाई? 1 अपॉन सी टी माइनस 1 अपॉन सी नॉट इक्वल टू के। अगर हम टी को टी हाफ रखें, हाफ लाइफ पीरियड के एडी के अंदर अगर हम इसको लें, हाफ लाइफ पीरियड के एडी के अंदर इसको ले, अगर टी इक्वल टू टी हाफ रखें तो सी टी को क्या लिखेंगे? सी नॉट अपॉन 2, क्योंकि ग्रोथ तो है नहीं, जनरेशन टाइम के लिए सी टी इक्वल टू सी नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन सी टी को क्या लिख दिया? 1 अपॉन सी नॉट अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन सी नॉट इक्वल टू कितना आ गया? अब टी को क्या लिख देंगे? टी हाफ। ठीक, कितना आ जाएगा? 2 अपॉन सी नॉट माइनस 1 अपॉन सी नॉट इक्वल टू के टी हाफ। 2 अपॉन सी नॉट माइनस 1 अपॉन सी नॉट कितना है? 1 अपॉन सी नॉट इक्वल टू के टी हाफ। यहाँ से आ जाएगा टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के सी। टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के सी। याद रखेंगे ये रिजल्ट मतलब क्या? हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। हाफ लाइफ पीरियड is inversely proportional to initial concentration for second order. ठीक है, ये भी तैयार रखिए। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड क्या आई थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं किया, तो 0.693 अपन के आया, और सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ आया 1 अपॉन सी। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रही है हाफ लाइफ पीरियड, ये आपको याद होना चाहिए। जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और सेकेंड ऑर्डर में इनवर्सली। तो इस तरह से ये चीज याद रखिएगा। रेट कैसे किस पे डिपेंड कर रहा है वो आप जानते ही है ना। रेट का क्या ग्राफ है, क्या कैसे इसको फील करेंगे तो कर लेंगे। न्यूमेरिकल जैसे जीरो ऑर्डर में बना वैसे फर्स्ट ऑर्डर में बना, वैसे यहाँ भी बने। ठीक है, रिएक्शन के लिए कुछ भी नहीं देगा कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, किस ऑर्डर की रिएक्शन नहीं है, वो हिंट देगा। क्या दे सकता है? यूनिट, और यूनिट आप जानते हैं। अगर यूनिट में के दिया, केवल सेकंड इनवर्स लिखा, किस ऑर्डर की है? फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर के की यूनिट दी है, उस दिन भी मैंने कहा कंफ्यूजन पैदा होता है।
कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट, वो सही बात है, लेकिन हम रेट कांस्टेंट की बात किए। कैसे? हमने क्या कहा था, R इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स, यहीं से ना हमने यूनिट निकाला था। एक बार और देख लीजिए, R इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स, एक्स अब जीरो रख दे तो जीरो ऑर्डर हम रख दे दो, है ना। यहाँ से के की यूनिट कैसे निकलेगी, R अपान ए टू द पावर एक्स, ठीक है। तो के इक्वल टू कितना है, R कितना होता है, रेट मोल पर लीटर पर सेकंड, और ए क्या है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या, मोल की पावर एक्स और लीटर की पावर माइनस, मोल पर लीटर होता है ना, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में हमने पावर एक्स लगा, मोल पावर एक्स लीटर पावर। अगर हम सेकंड इनवर्स वर्स चाहते हैं, अगर हम सेकंड इनवर्स वर्स चाहते हैं, अगर हम सेकंड इनवर्स वर्स चाहते हैं, मतलब ये कट जाना चाहिए, और ये कटने के लिए x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तब यहाँ मोल बचेगा, यहाँ लीटर इनवर्स बचेगा, तो ये कट जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स होता है, रटे नहीं, चुपचाप इसको याद रखें, या फिर याद भी ना रखें, यहाँ से चुपचाप निकाल लें, है ना। तो यूनिट देख के थोड़ा कमेंट करने का प्रयास किया करेंगे, किस ऑर्डर की रिएक्शन है और इसको कैसे सॉल्व करना है। खैर चलिए, ऑर्डर की बात हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और नेक्स्ट पे हम कल चलेंगे कुछ और अच्छे टॉपिक की ओर। अभी बड़ा है चैप्टर, इतना छोटा भी नहीं है, पर ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हम चैप्टर के आधे पे आ चुके हैं, लगभग, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर आधे पे आ चुके हैं, या कि 50% पे आ चुके हैं। चलिए देखते रहिए वीडियो, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।